यस सर, થઈ ગયું, તમે કન્ટિન્યુ કરો. ओके फाइन. तो कभी भी हम वेक्टर डिफाइन करते हैं तो यू नो कि स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, और जो एरो एरो वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर. ठीक है. सो ये तो रही वेक्टर का बेसिक सिंबल. अगर मैं क्वांटिटीज की बात करूं, जो मैं बता रहा था आपको कि वो दो टाइप की होती है. वन इज स्केलर एंड अदर इज वेक्टर. स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफाइन होता है. इसमें वेक्टर में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन डिफाइन होती है. तो बच्चों स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल अगर हम देखें तो मास ले लो, डिस्टेंस ले लो, पाथ लेंथ ले लो, टाइम ले लो. दिस ऑल आर स्केलर क्वांटिटीज. दिस ऑल आर स्केलर क्वांटिटीज. ठीक है. जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफाइंड है, डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है. लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज की मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन डिफाइंड होती है. उनके एग्जांपल आप समझ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एटसेट्रा. ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज है. यस, प्लीज मुझे बताओ टेम्परेचर क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर. टेम्परेचर स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर. 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 बराबर है. ना सी टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी. बराबर है. तो यू नो टेम्परेचर की नेगेटिव वैल्यूज होती है, तो हो सकती है. ऐसा जरूरी थोड़ी है कि भाई नेगेटिव वैल्यू हो तो स्केलर नहीं होगी. तो एक बात दिमाग में से निकाल दो कि भाई नेगेटिव वैल्यू એટલે स्केलर ना થાય. स्केलर कैन हैव पॉजिटिव वैल्यू, इट कैन हैव नेगेटिव वैल्यू. बराबर है. स्केलर की पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है. बट इट इज जस्ट दैट इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन का उसको कुछ लेना देना नहीं. लेकिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों के साथ लेना देना है. ठीक है. सो ये चीज आप ध्यान रखना कि टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है. इट इज पॉसिबल. नाउ सी, अगर मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात करूं तो दे आर क्लासिफाइड according to three things: their magnitude, their direction, and the angle between two vectors. ठीक है. ये तीन प्रॉपर्टीज के हिसाब से आपके वेक्टर्स क्लासिफाइड है. सबसे पहला वेक्टर जो है दैट इज इक्वल वेक्टर. सबसे पहला वेक्टर जो है दैट इज इक्वल वेक्टर. सपोज मैं दो वेक्टर्स बना रहा हूं. लेट अस से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. तो बच्चों इक्वल वेक्टर्स में अगर हम डिस्कस करें तो इक्वल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, सेम होता है. मैग्नीट्यूड इक्वल यानी क्या बच्चों? उसकी लेंथ सेम होती है. उसकी लेंथ सेम होती है. बराबर है. मैग्नीट्यूड का मतलब है लेंथ. तो दो वेक्टर्स अगर मैंने ड्रॉ करे हैं और दोनों की लेंथ सेम है, बराबर है, तो वो एक इक्वल वेक्टर की प्रॉपर्टी होगी. सिमिलरली अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो वो भी इक्वल ही रहती है, सेम डायरेक्शन रहती है. हम ऐसा भी बोल सकते हैं. सो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा दैट इज 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है. तो ऐसे वेक्टर्स जिनकी लेंथ सेम है, दैट इज मैग्नीट्यूड सेम है, जिनकी डायरेक्शन सेम है और जिनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, ऐसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स बुलाते हैं. ऐसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स बुलाते हैं. किसी को डाउट है इक्वल वेक्टर्स में?
Okay. Let us move further. Second is parallel vectors. पैरेलल वेक्टर्स. अब बच्चों पैरेलल वेक्टर्स में क्या होगा कि सपोज मैंने दो वेक्टर्स ड्रॉ किए, अगर मैं उनके मैग्नीट्यूड की बात करूं, अगर मैं उनके मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो मैग्नीट्यूड बच्चों इक्वल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है. इट कैन बी इक्वल, इट कैन नॉट बी इक्वल. इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. और डायरेक्शन तो हमेशा सेम ही होगी या इक्वल ही होगी. ऑल्सो थीटा दोनों के बीच में 0 डिग्री होगा. तो बच्चों ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डायरेक्शन तो इक्वल ही होगी और एंगल 0 डिग्री होगा, ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स. ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स. ठीक है. तो सी पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं उसमें मैग्नीट्यूड में ही मेन चेंज है कि भाई इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो इक्वल वेक्टर्स होते हैं, सारे इक्वल वेक्टर्स वो सारे पैरेलल वेक्टर्स होते ही. ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स. ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स. बट all parallel vectors cannot be equal vectors. All parallel vectors cannot be equal vectors. यस बच्चों, किसी को डाउट है इसके अंदर? Okay, let us move further. Now see बच्चों, ये जो टेबल है ना, इसमें करेक्शन है. यहाँ पे ये अनइक्वल तो आएगा ही, आप स्लैश करके इक्वल भी लिख देना पैरेलल के अंदर, तो वहाँ एक करेक्शन है. पैरेलल के अंदर अनइक्वल स्लैश इक्वल आएगा. सिमिलरली यहाँ एंटी पैरेलल आएगा ना, उसमें भी अनइक्वल स्लैश इक्वल आएगा. ठीक है, अनइक्वल स्लैश इक्वल आएगा, ध्यान रखना. करेक्शन है पैरेलल और एंटी पैरेलल में. टेबल में करेक्शन है, मैग्नीट्यूड में इक्वल और अनइक्वल दोनों लिख देना, ध्यान रखना. चलो, थर्ड वन इज opposite vectors. Third one is opposite vectors. Suppose I consider two vectors A and B. If their magnitudes are same or equal, but the direction is opposite, that is theta will be 180 degree. तो बच्चों जब दो वेक्टर्स की लेंथ सेम होती है बट उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो एंगल 180 डिग्री होने वाला है. तो ऐसे केस में वेक्टर्स को बोलते हैं ऑपोजिट वेक्टर्स. ऐसे केस में वेक्टर्स को बोलते हैं ऑपोजिट वेक्टर्स. यस, किसी को डाउट है इसके अंदर?
Okay. And the fourth one is anti-parallel vectors. I have two vectors. दोनों मैग्नीट्यूड जो इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, डायरेक्ट जरूर ऑपोजिट होगी और थीटा 180 होगा। तो बच्चों इस केस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डायरेक्शन तो फिक्स है कि ऑपोजिट होगी, यानी थीटा 180 होगा। तो ऐसे वेक्टर्स को आप एंटी पैरेलल बोल सकते हैं। तो रूल ये बोलता है कि ऑल ऑपोजिट वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, बट all anti-parallel vectors cannot be opposite vectors, क्योंकि ऑपोजिट वेक्टर्स की अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है तो वो एंटी पैरेलल हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर एंटी पैरेलल वाला केस ले और उसमें अनइक्वल वाला ले अपन, तो फिर वो ऑपोजिट नहीं बन सकता। बराबर, इसीलिए ये स्टेटमेंट बोलते हैं कि ऑल ऑपोजिट आर एंटी पैरेलल बट ऑल एंटी पैरेलल आर नॉट ऑपोजिट। यस बच्चों, किसी को डाउट इसके अंदर? नो सर। यस ध्रुविन, बोलो। सर मतलब इसमें एंटी पैरेलल और ऑपोजिट वेक्टर्स तभी इक्वल होंगे जब मैग्नीट्यूड सेम होगा, और वैसा ही सिमिलर कंडीशन उसमें अप्लाई होगी पैरेलल और इक्वल में, वरना वो दोनों अनइक्वल हो जाएंगे। बराबर, हाँ, वरना सी इक्वल और ऑपोजिट में तो मैग्नीट्यूड सेम ही रहता है, लेकिन पैरेलल और एंटी पैरेलल में क्या है कि मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता वैसा। तो जब पैरेलल और एंटी पैरेलल का मैग्नीट्यूड सेम होगा ना, तब जाके वो इक्वल और ऑपोजिट बन सकते हैं रिस्पेक्टिव, लेकिन जब वो अनइक्वल होंगे तो नहीं बन सकते फिर वो। क्लियर है? यस सर। ओके। And the final one is a parallel vector. Now suppose we talk about two vectors such that the magnitude may be same or different, equal हो सकता है नहीं भी हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। Direction can be any, that is except parallel and anti-parallel. Except parallel and anti-parallel. बच्चों दो वेक्टर्स जो रैंडमली प्लेस्ड है उनकी डायरेक्शन क्या बच्चों, वो 0 से 360 के बीच में। वॉइस इज ब्रेकिंग। बराबर है। जस्ट अ सेकंड, अभी आ रही है आवाज बराबर? नो सर, अभी कट रही है। अभी भी कर रही है? यस सर। यस सर। जस्ट अ सेकंड, अभी अभी नॉर्मल है? Yes, sir. यस सर। अभी नॉर्मल है? फिर से कट रही है। ओके। नाउ सी, ए पैरेलल क्या होता है?
अभी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ सी ए पैरेलल में क्या होता है कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन जो डायरेक्शन होगी ना, डायरेक्शन इट कैन बी एनी, कोई भी रैंडम डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं हो सकती। डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, लेकिन पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं हो सकती। बराबर है? तो हम ऐसा बोल देंगे कि जो थीटा है it is between 0 to 360 degree, but it cannot be equal to 0 degree and it cannot be equal to 180 degree. समझना ये चीज कि थीटा की वैल्यू 0 से 360 के बीच में कुछ भी हो सकती है, पर वो जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जब वो जीरो होगी तो वो पैरेलल बन जाएंगे और 180 होगी तो एंटी पैरेलल बन जाएगी। लेकिन वो दो के सिवा जो एंगल है वो होता है ए पैरेलल। ठीक है, सो ए पैरेलल में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है रैंडम, एक्सेप्ट पैरेलल और एंटी पैरेलल, और एंगल इज बिटवीन 0 to 360 डिग्री एक्सेप्ट 0 और 180 डिग्री। यस बच्चों, किसी को डाउट है? No, sir. ओके, तो आज मेरे एरिया में ना नेटवर्क का थोड़ा इशू है ही, बरसात है थोड़ी तो प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा। 99% कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, बट आ जाए तो हमारे हाथ में नहीं है वो चीज। बराबर है? चलो ना सी फ्रेंड्स, अब ये 5 वेक्टर्स के अलावा जो नेक्स्ट वेक्टर की हम बात करें, दैट इज यूनिट वेक्टर। नाउ सी फ्रेंड्स, अगर मैं जनरल यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन पढ़ूं तो इट विल बी ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यानी यूनिट वेक्टर को डिफाइन कैसे, it is defined as vector upon its magnitude. समझना, unit vector A is vector upon its magnitude. It is defined as vector upon its magnitude. ठीक है? So obviously it is basically used for indication of direction. So the basic 3 unit vectors that are defined are I cap, J cap and K cap. I cap is the unit vector defined along x direction. J cap is the unit vector defined along y direction. And K cap is the unit vector defined along z direction. ठीक है? तो x, y और z ये 3 अलग अलग डायरेक्शंस में आपके 3 यूनिट वेक्टर्स डिफाइंड है, I cap, J cap and K cap. So when you represent a vector in terms of its unit vectors, it can be represented as ax I cap plus ay j cap plus az k cap. It is ax I cap plus ay j cap plus az k cap. ठीक है? So ax is basically the component of a vector along x direction. Ay is component of a vector along y direction, and az is component of a vector along z direction. ठीक है? So this way
vector in 3D can be represented. अगर 2 dimension, so this would be the representation in 2 dimensions. Now see, अगर मैं ये a वेक्टर का मैग्नीट्यूड लूं, तो इट कैन बी रिटन एज रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर. एंड सिमिलरली अगर मैं उसका डायरेक्शन लेता हूं, इट इज डिफाइंड एज tan इनवर्स ऑफ y component and x component, where theta is angle with respect to positive x-axis. It is the angle with respect to positive x-axis. ठीक है. तो हमेशा याद रखना कि जो मैग्नीट्यूड होता है, there is root of x component का स्क्वायर प्लस y component का स्क्वायर. लेकिन जो एंगल होता है वो हमेशा जब भी हम लिखते हैं tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, तो वो हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस के साथ ही लिखते हैं. तो ये जो फॉर्मूला है, it is valid only for angle with respect to positive x axis. Yes बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट है? Yes, यहाँ तक कोई डाउट है? Okay. Fine. In that case, let us start with resolution of a vector. कोई भी वेक्टर दिया है, उसको रिजॉल्व करने की मेथड क्या है, वो हम थोड़ा आज समझेंगे. ठीक है. So let us consider x and y axis that are given. ड्रॉ कर दिया है और उसका एंगल बनाया है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ. यस. अब ये जो a वेक्टर है उसके दो कंपोनेंट्स होंगे ऑब्वियसली. अगर 2D की बात करें, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट. जो x डायरेक्शन में होगा वो x कंपोनेंट होगा और जो y डायरेक्शन में होगा वो y कंपोनेंट होगा. एंड ऑब्वियसली जहां पे थीटा होता है वहां पे कॉस कंपोनेंट होता है, ऐसा मान के चलो. बराबर है. इजी फटाफट अगर रिजॉल्व करना है तो ये ट्रिक है जो आई थिंक आपको पता होगी, और नहीं पता हो तो याद रखो कि जहां थीटा होता है वहां कॉस होता है. मतलब यहाँ पे x एक्सिस के साथ थीटा है तो ax में कॉस आता है, ऐसा. अगर y के साथ थीटा होता तो y कंपोनेंट में कॉस आता है, ऐसा. यहाँ पे x कंपोनेंट के साथ थीटा लिया है ना अपन ने, इसके लिए x कंपोनेंट में कॉस आएगा. और ऑब्वियसली y कंपोनेंट में साइन आएगा, यानी जो आपका ay होगा that will be a sin theta. That will be a sin theta. So बच्चों ax को आप लिख सकते हो a cos theta, ay को आप लिख सकते हो a sin theta. यस, किसी को डाउट है इसके अंदर? कॉस साइन वाला रिपीट करो, ठीक है. देखो सी, आप है ना साइन थीटा कॉस थीटा ये ट्रायंगल में अप्लाई करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट क्या है कि वो थोड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाता है. तो इसका शॉर्टकट कैसे है कि हमेशा 2D में अपन वेक्टर को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक x कंपोनेंट होता है और एक y कंपोनेंट होता है. तो जो x कंपोनेंट होता है
उसको हम लिखते हैं a cos थीटा, और जो y कंपोनेंट होता है उसको हम लिखते हैं a sin थीटा। क्यों ऐसा किया? हमेशा याद रखो, जो डायरेक्शन के साथ एंगल होता है उसको हमेशा cos ही मिलता है। अगर x के साथ थीटा है तो x वाले को cos ही मिलेगा, और बाकी जो y वाला है उसको sin मिलेगा। बराबर है। मैं आपको है ना सारी रिजोल्यूशन बताऊंगा। अभी तो हमने एक सिंगल अभी देखा ना, अभी हम थीटा को सब अलग अलग एक्सिस के साथ लेके रिजोल्व करेंगे। ठीक है, किसी को लिखना हो तो लिख लेना, अभी जो आएगा ना ये भी आपको, अगर आपके टेक्स्ट बुक में नोटबुक में ये है तो ठीक है। अभी आने वाले जितने भी रिजोल्यूशन है किसी को लिखना है तो यू कैन राइट। किसी को डाउट है इसके अंदर? अभी ये तो सिंपल रिजोल्यूशन है जो टेक्स्ट बुक में दिया है। किसी को डाउट है? ठीक है। Now let us consider the second resolution in which the angle is given with respect to positive y. So again बच्चों, यहाँ पे रिजोल्यूशन कैसे होगा? दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ay और एक ax। सेम तरीके से दो कंपोनेंट बनेंगे। यस, अब मुझे बताओ ay को क्या लिखोगे और ax को क्या लिखोगे? ay को क्या लिखोगे और ax को क्या लिखोगे? ay cos थीटा। वेरी गुड। ay को हम लिखेंगे a cos थीटा, ay को हम लिखेंगे a cos थीटा। और ax को हम लिखेंगे a sin थीटा, क्योंकि एंगल हमारा y के साथ है। क्योंकि एंगल हमारा y के साथ है, इसलिए y कंपोनेंट हो जाएगा a cos थीटा और x कंपोनेंट हो जाएगा a sin थीटा। एंड माइंड इट कि दोनों कंपोनेंट बच्चों पॉजिटिव है, बिकॉज दे आर अलोंग पॉजिटिव x एंड पॉजिटिव y। वो भी ध्यान रखना है। देखो क्या करने का, क्या सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले तो आपको कंपोनेंट्स बना देने के। आपको मालूम है कि आपका वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कंपोनेंट्स विल बी अलोंग फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। तो पहले तो मस्त कंपोनेंट्स बना देने के, एरोस बना देने के। एक्स डायरेक्शन में एरो होगा वो ax होगा, वाई डायरेक्शन में होगा वो ay होगा। बराबर है। फिर थीटा देख लेने का, थीटा देख लेने का, जिसके रिस्पेक्ट में उसको cos दे देने का, ऑपोजिट वाले को साइन दे देने का। एंड लास्ट में कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में तो प्लस ही रहने देने का, नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस कर देने का। अगर ये तीन स्टेप फॉलो करोगे ना तो कोई भी वेक्टर को तुम रिजोल्व कर सकते हो। आई एम रिपीटिंग द स्टेप्स। पहला स्टेप है ड्रॉ कंपोनेंट्स अलोंग द क्वाड्रेंट। पहला स्टेप है ड्रॉ components along the quadrants. Second step is c theta. c theta बराबर है, ज्यादा लेंथी मत लिखो, सिर्फ इतना ही लिख दो। c theta मीन जिसके साथ थीटा उसको cos मिलेगा, ऐसा c theta। और ब्रैकेट में लिख दो थीटा गिव्स cos। ये सब अपनी मेथड है, कोई बुक में ऐसा सब लिखा नहीं होता है। बराबर है, अपन ने ऑब्जर्व कर करके बनाई हुई है, तो कहीं पे लिखने का नहीं है। ये सिर्फ हमारे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कि जब भी एमसीक्यूज आए तो सॉल्व करने में आसानी पड़े। एंड आखिरी वाला है गिव साइंस टू कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स आप बनाने वाले हो उसको अप्रोप्रिएट साइंस दे दो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। बराबर है। चलो, किसी को लिखना है ये?
हाँ सर। लिख लो चलो, फिर नेक्स्ट रिजोल्यूशन देखते हैं। लिखना है लिख लो, ड्रॉ करने हैं ड्रॉ कर लो, बराबर है। हो जाए तो डन करके मैसेज करना। ओके, now let us move towards our next resolution. समझना बच्चों, now the vector A is given in second quadrant and the angle is with respect to negative x-axis. So again we'll follow our steps, कैसे उसको हमको रिजॉल्व करना है समझना। पहले तो क्या करने का, कंपोनेंट्स बना देने के। तो देखो द वेक्टर इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो मस्त कंपोनेंट्स बना देते हैं। चलो, तो एक कंपोनेंट y में आएगा ऑब्वियसली और एक x में आएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अलोंग ही आएंगे, बराबर है, क्योंकि वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो बिंदास सेकंड क्वाड्रेंट में अपने को कंपोनेंट्स बना देने। x डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा और y डायरेक्शन में y कंपोनेंट होगा, वो सभी को मालूम है, बराबर है। अब कॉस और साइन लिखने की बारी। थीटा को देखो, थीटा किसके साथ है, x के साथ है, थीटा x के साथ है, ऑब्वियसली x कंपोनेंट हमारा कॉस होगा एंड y कंपोनेंट हमारा साइन होगा। एंड आखिरी चीज है साइंस देने की। तो आप देखो कि x कंपोनेंट नेगेटिव x में है, y कंपोनेंट पॉजिटिव y में है, तो y को साइन दे के मतलब नहीं है, x को साइन दे दो नेगेटिव, बिकॉज इट इज इन नेगेटिव x डायरेक्शन। So basically you have resolved a vector which is making theta with negative x-axis. समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Each and every one के दिमाग में ना घुस जानी चाहिए ये चीज कि क्या कहना चाहता है ये चैप्टर, बराबर है। अभी टेक्स्ट बुक में तो क्या है कि भाई जितना उनको लिख सकते हैं, जितने पेजेस भर सकते हैं उतने ही भरते हैं, बाकी का समझना आपके लिए छोड़ देते हैं। तो वो समझो उसको, वो कंसेप्ट कहना क्या चाहता है, बराबर। तो ये था हमारा थर्ड रिजोल्यूशन, जिसमें थीटा नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया हमने सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट रिजोल्यूशन की बात करें, अगेन वेक्टर तो वहीं पे है, लेकिन अभी थीटा वाई एक्सिस के साथ है, थीटा वाई एक्सिस के साथ है बच्चों। तो अगेन वही चीज अभी मैं कर रहा हूँ इस बार, बराबर है। आगे से आपको मैं पूछूंगा। पहला है ड्रॉ कंपोनेंट्स अलोंग द क्वाड्रेंट। तो पहले तो कंपोनेंट्स बना देने के अलग। थीटा देखो, थीटा वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में बच्चों, तो ऑब्वियसली वाई को कॉस थीटा मिलेगा और बाकी बचे वाले को साइन थीटा मिलेगा। और फाइनली आपको साइंस देनी है, तो क्लियर है कि y तो पॉजिटिव में है, तो उसकी साइन तो पॉजिटिव ही रहने वाली है, लेकिन x इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो इट विल बी माइनस a साइन थीटा। यस बच्चों, किसी को डाउट है इसके अंदर?
यस ध्रुविन बोलो। सर इसमें माइनस साइन थीटा कैसे आएगा? साइन थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना। नहीं वो नहीं देखने का, अपने को डायरेक्शन देखनी है बेटा यहाँ पे। जैसे ए एक्स है वो नेगेटिव एक्स में है ना। हाँ सर। हाँ वो ऑल एसटीसी अभी बाकी है, वो वाला रूल बाकी है, वो एंगल्स के लिए होता है। बराबर है, ये कंपोनेंट्स के लिए रूल है ना, वो हम करेंगे। वो एंगल्स के लिए रूल होता है, ये कंपोनेंट्स के लिए। यस एनीबॉडी, किसी को डाउट है कैसे कर रहे हैं ये चीज? ये सभी को रिजॉल्व करना आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब डेरिवेशंस में भी ये काम लगेगा आगे 11th और 12th में रिजॉल्व करना। कितने लोग फिर सोचेंगे कहाँ कॉस कहाँ से आया, साइन कहाँ से आया, तो भाई ऐसे आया, ऐसे करके आपको समझना है उसको। चलो चलो अभी थर्ड क्वाड्रेंट में बनाते हैं, हेल्प करना मेरी आप लोग, है ना। यस पहले तो कंपोनेंट्स में बना देता हूँ। ड्रॉ कंपोनेंट्स अलोंग द क्वाड्रेंट। ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कंपोनेंट्स बना देने के। बराबर है, एक्स डायरेक्शन में होगा वो ए एक्स, और वाई डायरेक्शन में होगा दैट इज ए वाई। चलो बताओ, थीटा इज रिस्पेक्ट टू नेगेटिव एक्स एक्सिस, ए एक्स क्या होगा? माइनस ए साइन थीटा। साइन मत लगाओ, खाली कॉस साइन बताओ। ए cos ए cos एक्स cos 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 सॉरी। cos cos बराबर है, ए एक्स कॉस होगा, वेरी गुड, क्योंकि थीटा इज रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। और ए वाई क्या होगा? sin साइन साइन बराबर है। और अब साइंस दो चलो। सर दोनों नेगेटिव है इसलिए हाँ दो दोनों नेगेटिव आएगी। बराबर है, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, यानी दोनों के आगे माइनस की साइन आएगी। यस जैनेश, जैनम बताओ क्या बोल रहे हो? तो आंसर आंसर कर दो। हाँ चल नेक्स्ट वन हम कह बस। ए एक्स इज माइनस ए कॉस थीटा, ए वाई इज माइनस ए साइन थीटा। यस किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? ओके રફલી ડ્રો કરવાનું નોટબુકમાં, બરાબર? ખાલી તમને આઈડિયા આવવો જોઈએ કે કેવી રીતે રિઝોલ્વ થાય છે. ચલો now see, next is again the vector is in third quadrant only बच्चों, but the angle is with respect to negative axis. yes जैनम जैनेश बताओ कौन सा cos और कौन सा sin? सर नेगेटिव वाई एक्सिस पे ए कॉस माइनस ए कॉस थीटा और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ए माइनस ए साइन थीटा। बराबर है, बराबर है। ओम आप नेक्स्ट वाला देना है ना। यस सर। वाई डायरेक्शन है, बराबर है, लेकिन थीटा वाई के रिस्पेक्ट में है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ए कॉस थीटा आ जाएगा, और एक्स वाले में ए साइन थीटा आ जाएगा। सेकेंड स्टेप अगर हम करें तो जहाँ थीटा वहां कॉस, जहाँ थीटा वहां कॉस, और दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसके लिए दोनों में माइनस की साइन आएगी। नेगेटिव एक्स है इसीलिए नेगेटिव साइन, नेगेटिव है इसीलिए नेगेटिव साइन। yes anybody is having any doubt? चलो
आगे जाते हैं। Next is your A vector now is making an angle of theta with x-axis, but it is in fourth quadrant now. Fourth quadrant. Yes, Om. सर पहले step बताओ, चलो क्या करेंगे? सर एक्स एक्सिस ऊपर आई जैसे प्लस cos sin અરે પ્લસ cos થીટા એક પ્લસ a cos થીટા અને બી અને નેગેટિવ y એક્સિસ પર આવી જશે માઇનસ a cos થીટા અરે a sin થીટા માઇનસ a sin થીટા. बराबर है, बराबर है। ध्यान से देखो, चलो ध्यान से देखो। पहला स्टेप क्या है कि भाई जो क्वाड्रेंट है वहां पे अपने को कंपोनेंट्स बना देने के। चलो वो बना दिए मैंने। फिर दूसरा स्टेप क्या है, जहां थीटा होता है वहां कॉस डालने का। थीटा एक्स के साथ है तो वहां कॉस डाल दिया और दूसरे वाले में साइन डाल दिया। फिर साइंस दे देने की। क्लियर है कि एक्स वाला पॉजिटिव में है तो उसको छेड़ने का ही नहीं, पॉजिटिव ही रहेगा वो। अने वाई कंपोनेंट नेगेटिव वाई में है तो उसको माइनस की साइन दे देने की। हो गया रिजोल्यूशन। यस, किसी को डाउट है? अब हम आखिरी वाला एक कर लेते हैं जिसमें थीटा इज विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव वाई। अगेन दो क्वाड्रेंट्स में आपके दो कंपोनेंट्स आएंगे, सॉरी दो कंपोनेंट्स आएंगे, ए एक्स और ए वाई। ऑब्वियसली थीटा वाई के साथ है तो इट विल बी ए कॉस थीटा, इट विल बी ए कॉस थीटा एंड ये वाला होगा ए साइन थीटा। अगर मैं साइन की बात करूं तो क्लियर है कि पॉजिटिव एक्स वाले के साथ पॉजिटिव ही साइन आने वाली है और नेगेटिव वाई में है इसलिए उसमें माइनस की साइन आने वाली है। सो ए एक्स इज ए साइन थीटा एंड ए वाई इज माइनस ए कॉस थीटा। यस बच्चों, किसी को डाउट है? तो अभी दुनिया का कोई भी क्वाड्रेंट में वेक्टर दे और कोई भी एक्सिस के साथ एंगल दे, तुमको रिजॉल्व करना आएगा? જે ક્વોડ્રન્ટમાં આપવું હોય આપવા દો, જેના જોડે એંગલ આપવું હોય આપવા દો। તમને આ મેથડ આવડે ને तो यू कैन रिजॉल्व एनी डैम वेक्टर। कोई भी वेक्टर है उसको आप रिजॉल्व कर सकते हो। बराबर है, ये 3 स्टेप फॉलो करने के बस। फाइन। सो दिस वाज अबाउट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। फाइन, we'll take break of 5 minutes and then we'll continue। ठीक है, 12:54 तक हम ब्रेक रखते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे।
यति सर हाँ very important formula that is called cosine formula. Cosine formula. समझना. We are discussing about cosine formula. Suppose we consider two vectors, vector A and vector B, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है. ए वेक्टर और बी वेक्टर ड्रॉ किया है और दोनों के बीच में लेट अस कंसीडर की एंगल थीटा है. आपको करना क्या है? पैरेललोग्राम मेथड के एडिशन वाले चीज से जो आपने बोर्ड्स में पढ़ा है ऑलरेडी, उसमें आपको करना क्या है कि ए के पैरेलल डॉटेड लाइन बनानी है और बी के पैरेलल डॉटेड लाइन बनानी है. इन शॉर्ट आपको पैरेललोग्राम कंप्लीट करने का है और जैसे ही वो आप कंप्लीट करोगे आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलने वाला है. आपको ये रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है. दिस रिजल्टेंट वेक्टर विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. एंड ऑब्वियसली ये रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल आपके ए वेक्टर के साथ अल्फा है. रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल आपके ए वेक्टर के साथ अल्फा है. ठीक है, तो फिगर में एक बार रिपीट कर देता हूँ. फिगर में आपको रिपीट कर देता हूँ कि सपोज दो वेक्टर से ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल थीटा है. मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके और मैंने डायगोनल बनाया. तो जो डायगोनल होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. सो बच्चों कोसाइन फॉर्मूला से अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूं तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर plus 2ab cos of theta. R is under root of a square plus b square plus 2ab cos of theta, where theta is angle between a vector and b vector. Theta is angle between a vector and b vector. So बच्चों रिजल्टेंट को इन टर्म्स ऑफ कोसाइन आप ऐसे कुछ लिख सकते हो. रिजल्टेंट को इन टर्म्स ऑफ कोसाइन आप ऐसे लिख सकते हो. Now see friends, बेसिकली होता क्या है, आपको मालूम है कि जो ए वेक्टर होता है उसको हम ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप लिखते हैं. तो यहाँ पे भी एक्चुअली इसके मैग्नीट्यूड में कोसाइन फॉर्मूला ही लगती है. तो रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए एक्स ए वाई. एंड यू नो दोनों के बीच में ए एक्स ए वाई के बीच में एंगल 90 होता है. तो कॉस ऑफ 90. यस बच्चों, कॉस ऑफ 90 क्या होता है? 0. वेरी Zero. 0. तो cos 90 0 होता है, इसीलिए तो इसको सिर्फ हम ऐसा ही लिखते हैं रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर. बराबर है. तो रिजोल्यूशन में भी जो फॉर्मूला हमने लगाई है वो कोसाइन फॉर्मूला का ही डेरिवेशन है आगे, लेकिन वो मेंशन नहीं है टेक्स्ट बुक में. समझ सको तो समझ लो, ऐसा है. या पाइथागोरस से किया होगा उन लोगों ने. सो बेटर यू अंडरस्टैंड लाइक दिस कि जब भी दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है या परपेंडिकुलर होते हैं, या जब भी दो कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये जो थर्ड टर्म है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा. सिर्फ फर्स्ट दो टर्म रहते हैं ये फॉर्मूला.
वो चीज का ध्यान रखना। यस बच्चों, किसी को डाउट है कोसाइन फॉर्मूला में? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 11th एंड 12th। यस, किसी को डाउट है? No, sir. No doubt. ओके। आगे जाते हैं। सपोज मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर। ठीक है, वी आर स्टडिंग नाउ फ्रेंड्स इज साइन फॉर्मूला। ठीक है, लेट अस सपोज कि ये ट्राइंगल में ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है और ये गैमा है। सो साइन रूल कैसे डिफाइंड होता है बच्चों? इट इज डिफाइंड एज साइन अल्फा अपॉन उसके ऑपोजिट वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन बीटा के ऑपोजिट वाला क्या आएगा, बी आएगा, उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू साइन गामा अपॉन गामा के ऑपोजिट कौन सा है, सी। So this is basically sine rule for you बच्चों। Sine of angle upon magnitude of opposite side वाला वेक्टर, साइन ऑफ एंगल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ऑपोजिट साइड वाला एंगल, ये हर एक चीज के लिए सेम रहेगा ट्राइंगल के अंदर। तो इज कॉल्ड साइन रूल। यस बच्चों, किसी को डाउट है? नाउ सी, जैसा मैंने वन डायमेंशन में डिफरेंट क्वांटिटीज को डिफाइन किया था, वैसे हम टू डायमेंशन में भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन डायमेंशन में मैंने सिर्फ एक्स डिफाइन किया था, अब टू डायमेंशन में मैं आर वेक्टर डिफाइन करता हूँ। तो ये जो आर वेक्टर होता है बच्चों, उसको पोजीशन वेक्टर कहा जाता है, एंड इट इज रिटन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। उसको लिखते हैं हम लोग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। दिस इज योर पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली बच्चों, वन डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट को अपन लिखते थे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एक्स माइनस एक्स जीरो, जिसको हम डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, नॉट एन इश्यू। इसको हम डेल्टा एक्स लिखते थे डिस्प्लेसमेंट को एक्स माइनस एक्स जीरो। लेकिन अभी हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है बच्चों। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसको हम लिखेंगे आर वेक्टर माइनस आर जीरो वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। So you know final position is xi plus yj minus initial position will be x0i plus y0j। ठीक है, तो सारे x कंपोनेंट को इकट्ठा करो, सारे y कंपोनेंट को इकट्ठा करो, तो डेल्टा r विल बी x minus x0 i cap plus y minus y0 j cap। In short, it can be written as delta x I cap plus delta y j cap. This is your displacement vector. Delta r vector is delta x I cap plus delta y
ठीक है, ठीक है। तो बस एक ही चीज है कि बच्चों, वन डायमेंशन में एक्स एक्स की बात करते हैं या एक्स और वाई दोनों पिक्चर में आ जाएगा। यस, किसी को डाउट है? Okay. So this was about position vector and displacement vector. This was about position vector and displacement vector. Now see, अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर की बात करूं, अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर की बात करूं, तो आपको मालूम है कि वन डायमेंशन में हम वेलोसिटी या स्पीड को लिखते थे dx by dt, लेकिन 2D में वही चीज हो जाएगी dr वेक्टर बाय dt। ठीक है, तो स्केलर में सिर्फ dx by dt लिख दोगे तो चल जाएगा, मतलब सॉरी, वन डायमेंशन में dx by dt लिख दोगे तो चल जाएगा, लेकिन 2 डायमेंशन में इट विल बी dr वेक्टर बाय dt। so this is d by dt of r वेक्टर को लिख दो xi plus yj। so this can be written as dx by dt I cap plus dy by dt j cap। so ultimately dx by dt को हम लिख सकते हैं vx I cap और इसको लिख सकते हैं vy j cap। तो बच्चों v वेक्टर के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, vx I cap plus vy j cap। सिमिलरली बच्चों, ये तो वेलोसिटी वेक्टर था, एक्सेलरेशन वेक्टर को भी हम डिफाइन कर सकते हैं dv वेक्टर अपॉन dt। जस्ट अ सेकेंड। सो नाउ ये जो v वेक्टर है, इसको हम लिख सकते हैं vx I कैप प्लस vy j कैप। so this can be written as dvx by dt dvx by dt I कैप plus dvy by dt j cap। you know dvx by dt is ax and this is ay j cap। so this is your a vector। yes बच्चों, किसी को डाउट है इसके अंदर? किसी को डाउट है? बराबर है। तो दिस वर सम रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वन डायमेंशन इनटू टू डायमेंशन। क्या क्या थे, मैं फिर से एक बार फटाफट बताता हूँ। पोजीशन वेक्टर था, उसको हम आर वेक्टर लिखते हैं xi कैप प्लस yj कैप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था डेल्टा आर वेक्टर, उसको हम लिखते हैं डेल्टा xi कैप प्लस डेल्टा yj कैप। वेलोसिटी वेक्टर है v वेक्टर, उसको लिखते हैं vxi कैप प्लस vyj कैप। एक्सेलरेशन वेक्टर है, उसको लिखते हैं axi कैप प्लस ayj कैप। यस बच्चों, किसी को डाउट है यहाँ तक? ओके okay.
Now see बच्चों, we'll make some graphs. ठीक है, of x versus t. We'll make some graphs of x versus t. Now make sure that the slope of x versus t gives you velocity, average velocity to be specific. Slope of x versus t gives you average velocity. ये मैंने last time आपको बताया था, ठीक है? So when you will draw the graph of x versus t, just a second, हम इसको white board पे ले लेते हैं. Okay. We are drawing the graph of x versus t, and you know the slope is average velocity. ठीक है, ये हमने last time पढ़ा था. So let us prepare certain graphs and understand mathematically. Now see friends, when I draw a graph in this direction, ठीक है, so in this case, suppose I take 2 points on graph. Let us say one at t1 and other at t2. तो t1 पे जो हमको पोजीशन मिलेगी, let us say वो x1 है. t2 पे जो पोजीशन मिल रही है हमको, let us say वो x2 है. I am repeating. I am drawing the graph of x versus t. x versus t के different cases draw कर रहा हूँ मैं. I am drawing the different cases for x versus t graph. ठीक है, तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेड कलर का ग्राफ बनाया हुआ है कि पार्टिकल वो डायरेक्शन में जा रहा है, और दो टाइम पे मैंने दो पोजीशन ले ली, t1 t2 पे, x1 और x2. ठीक है, आइए एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करते हैं. जैसा कि आपको मालूम है कि वो तो स्लोप होता है, यानी क्या होता है, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट. नाउ डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इट विल बी x2 minus x1. डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इट विल बी x2 minus x1. एंड डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इट वुड बी t2 minus t1. x2 minus x1 अपॉन t2 minus t1. y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस. अब मुझे ये बताओ, न्यूमरेटर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? x2 बड़ा है या x1 बड़ा है? बताओ. x2 बड़ा है. x2 बड़ा है कि x1 बड़ा है? x2 बराबर है. तो x2 minus x1 क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव होगा. होगा? पॉजिटिव. वेरी गुड. तो न्यूमरेटर तो आपका पॉजिटिव है, क्योंकि x2 x1 से बड़ा है. x2 x1 से बड़ा है, क्लियर कट. x2 x1 से बड़ा है, तो x2 minus x1 पॉजिटिव होगा. x2 minus x1 पॉजिटिव होगा. सिमिलरली ऑब्वियसली t2 t1 से बड़ा है, t2 t1 से बड़ा है, Yes. तो t2 minus t1 भी पॉजिटिव होगा. Positive upon positive will give you positive. Means this is a graph of positive Positive slope. average velocity. That is positive slope. देख के मालूम पड़ना चाहिए that the slope is positive. देख के मालूम पड़ना चाहिए that is the slope is positive. I am repeating. न्यूमरेटर भी पॉजिटिव आया, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव आया. पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव, यानी एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव आ गया, यानी स्लोप पॉजिटिव आ गया.
स्लोप पॉजिटिव आ गया, बराबर है, तो ये आपको एक नोट करके लिख देना है। फिर हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखेंगे, किसी में नेगेटिव आएगा, किसी में 0 भी आएगा स्लोप, तो ऐसे हमको केसेस देखने हैं। यस, इसके अंदर किसी को डाउट है? ओके, कोई लिख रहा है इसको? तो मैं वेट करता हूँ, एल्स आई गो फर्दर। Anybody is writing? Please let me know. Okay, I will wait. Fine. Now see बच्चों, just a second. बहुत लोगों का नेटवर्क इश्यू आ रहा है। Now see, I am making a graph like this. Again, same चीज से शुरुआत करेंगे। टाइम t1 पे अपन एक पोजीशन डिफाइन करेंगे x1। सिमिलरली टाइम t2 पे अपन दूसरी पोजीशन डिफाइन करेंगे x2। t1 पे पहली पोजीशन डिफाइन करी x1। t2 पे दूसरी पोजीशन डिफाइन करी x2। अगेन एवरेज वेलोसिटी लिया हमने, सेम x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 फॉर्मूला होती है, आपको मालूम, एवरेज वेलोसिटी। मुझे बताओ यहाँ न्यूमैरेटर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कौन बड़ा है बताओ, x2 बड़ा है कि x1 बड़ा है? x1 बड़ा है, x1 बड़ा है। नेगेटिव आएगा। x1 बड़ा है, x1 बड़ा है, तो ऑब्वियसली x1 बड़ा है तो x2 माइनस x1 विल बी नेगेटिव। x2 छोटा है, x1 बड़ा है, छोटी वैल्यू माइनस बड़ी वैल्यू इज नेगेटिव। अपॉन t2 बड़ा है और t1 छोटा है, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू तो पॉजिटिव ही आने वाली है। यस बच्चों, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा? नेगेटिव वैल्यू अपॉन पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव। So this is a graph of negative average velocity whose slope is negative. Whose slope is negative. This is a graph of negative average velocity whose slope is negative. जिसका स्लोप नेगेटिव है। यस बच्चों, किसी को डाउट है? बराबर है। एंड फाइनली zero average velocity. Now see,
इसके लिए हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, अलाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अपन क्या कर रहे हैं, अगेन 2 टाइम लेंगे। T1 पे बच्चों जो पोजीशन है पार्टिकल की, लेट अस से इट इज x1, और T2 पे जो पोजीशन है पार्टिकल की, लेट अस से इट इज x2। बच्चों x1 और x2 सेम आता है, तो बताओ न्यूमरेटर क्या होगा? 0। वेरी गुड। x1 और x2 सेम है, यानी न्यूमरेटर तो 0 हो गया, एंड डिनोमिनेटर तो वही का वही T2 ग्रेटर देन T1 है, यानी डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही आने वाला है। So 0 upon positive will be 0. 0 upon positive will be 0. That means slope is 0 and that is average velocity is 0. Average velocity is 0. ठीक है, तो ये चीज का आप ध्यान रखना। So this is a graph of 0 average velocity. This is a graph of 0 average velocity. चलो, यस बच्चों, किसी को डाउट है इसके अंदर? No, sir. ओके, नाउ सी बच्चों, सिमिलर टाइप के ग्राफ्स है, लेकिन अभी x वर्सेस t के बदले खाली डिफरेंस ये आएगा, v वर्सेस t आ जाएगा, एंड इन दैट केस योर स्लोप विल बी एवरेज एक्सेलरेशन। नाउ सी, यू विल ओनली हेल्प मी, ठीक है? डायरेक्टली आप बताना मेरे को खाली, v वर्सेस t का ग्राफ है, बताओ बच्चों, इट इज अ ग्राफ ऑफ व्हाट? पॉजिटिव एवरेज एक्सेलरेशन, नेगेटिव एवरेज एक्सेलरेशन, या जीरो एवरेज एक्सेलरेशन? Positive. वही का वही कंसेप्ट है। Positive. इट इज पॉजिटिव स्लोप, इट इज पॉजिटिव स्लोप। आप है ना ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसा इंक्रीजिंग हो ना, इंक्रीजिंग लाइन हो तो पॉजिटिव, सिमिलरली ऐसा डिक्रीजिंग लाइन हो ना तो नेगेटिव स्लोप, एंड अगर ऐसा पैरेलल लाइन हो तो जीरो स्लोप। ठीक है, तो क्लियर कट आपको फिगर से मालूम पड़ जाना चाहिए कि स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है, कि स्लोप जीरो है। ठीक है, वो चीज आपको मालूम पड़नी चाहिए। यस बच्चों, किसी को डाउट है यहाँ तक? ओके, नाउ सी, we are defining one important motion that is called circular motion. ठीक है, तो जब भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता है, जब भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता है,
then in that case it is called UCM. That is called UCM. That is यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. उसको कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम. ठीक है. तो यूसीएम में एक चीज का ध्यान रखो बच्चों कि स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट रहती है. स्पीड की वैल्यू कौन है? कोई ले लो, आप कोई भी पॉइंट पे ले लो, टेंजेंट बनाओगे तभी वेलोसिटी की डायरेक्शन मिलेगी. ठीक है. तो वी वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसकी डायरेक्शन हर मोमेंट पे चेंज हो सकती है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहती है बच्चों. उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है. एंड सो इज द केस फॉर रेडियस वेक्टर. जो रेडियस वेक्टर है वो भी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट ही रहने वाला है. हाँ, डायरेक्शन उसकी भी चेंज हो सकती है. ठीक है. तो बच्चों यूसीएम के लिए जो एक्सेलरेशन होता है इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. यूसीएम के लिए जो एक्सेलरेशन होता है इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर एंड उसकी फॉर्मूला होती है v स्क्वायर बाय r. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है v स्क्वायर, फॉर्मूला होती है v स्क्वायर अपॉन r. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की फॉर्मूला होती है v स्क्वायर अपॉन r और उसका जो डायरेक्शन होता है इट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. इट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. आई एम अगेन रिपीटिंग, जब भी कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है वो भी कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो ऐसे मोशन को यूसीएम बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. हाँ, यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे अलग अलग है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड बच्चों सेम रहेगी. और जो ये यूसीएम के अंदर एक्सेलरेशन डिफाइंड है वो एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. यस बच्चों, किसी को डाउट है? सर अपोजिट साइड में सूडो एक्सेलरेशन भी लगता है ना? हाँ, वो जब हम फोर्सेस लेंगे ना तब नॉन इनर्शियल फ्रेम लेते हैं तब सूडो एक्सेलरेशन लगता है. यस, किसी को डाउट है? फाइन. सो इन दैट केस आई थिंक आज के लिए हम इतना रखते हैं. बराबर है. हमने आज क्या क्या देखा वो पहले हम रिकॉल कर लेते हैं. वी सॉ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. ठीक है. टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखा, कोसाइन फॉर्मूला देखी, साइन फॉर्मूला देखी, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखा हर एक एंगल पे, हर एक क्वाड्रेंट में. फिर हमने कोसाइन साइन फॉर्मूला देखी, हमने ये रिजोल्यूशन देखा. उसके बाद हमने अभी ये सेंट्रीपिटल यूसीएम देखा हमने. बराबर है. यूसीएम से पहले हमने पोजीशन वेक्टर देखा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखा, वेलोसिटी वेक्टर देखा, एक्सेलरेशन वेक्टर देखा. ठीक है. फिर हमने वीटी ग्राफ्स देखे, एक्सटी ग्राफ्स देखे. बराबर है. अब नेक्स्ट टाइम ये चैप्टर में थोड़ा कुछ बचता है वो हम देखेंगे. मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट टाइम प्रोजेक्ट
then we'll start with the worksheet of 3 nice day. कारवी आप है ना ये यतीश सर रिकॉर्डिंग है इसका तो हाँ सर હા યતીશ સર એ એમને રેકોર્ડિંગ પછી શેર કરી દેજો ને હા કારવી હું છે ને હા એ છે મંડે થશે અત્યારે નહીં થાય અવાજ નથી સંભળાતો રેકોર્ડિંગ છે जैसे कि मंडे था सर હું શેર કરી દઈશ મંડે ના ઓકે ઓકે વાંધો નહીં અને સ્ટુડન્ટ મેં લાસ્ટ સેટરડે નું શેર કરી દીધું છે જોઈ લેજો તમે fine so I think friends will end the session we'll meet next week bye have a nice day yes welcome